हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीटी 365। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पीटी 365 का फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आज के इस हम लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं जो आगे का जो सिलेबस है हमारा। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था इशू रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया था और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में हमने पढ़ लिया था, राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट। इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 1.3 का पॉइंट जो है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके दोनों ऊपर वाले सेक्शन को हमने अच्छे से कवर कर दिया है और MCQ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं उसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट। तो क्यों इसको पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसकी वजह से ये क्या था, आपका न्यूज़ में हाईलाइटेड था और इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं। दिल्ली आपका कौन सा है, देखिए दिल्ली आपका यहाँ पर है और दिल्ली हमको पता है कि दिल्ली आपका क्या है, दिल्ली कैपिटल है। किसका कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल है। ये आपका क्या है, इंडिया, राइट। तो इंडिया का कैपिटल आपका क्या है, दिल्ली है। तो और यह इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए अभी क्या हो रहा है कि आपका कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अमेंडमेंट कैसे किए गए हैं, जैसे कि देखिए आपका टोटल स्टेट कितना है, पूरे भारत में स्टेट कितना है, तो आप कहेंगे 28। और वही अगर बात की जाए कि कितने यूटी हैं, तो यूटी आपके यानी कि यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8 हैं, राइट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि क्यों अमेंडमेंट किए गए हैं इसको बताएंगे। देखिए अमेंडमेंट क्यों किए गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि जितने भी यूटी होते हैं इस पर किसका शासन होता है, जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है, राइट। उसी को एलजी बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन वही जो स्टेट होते हैं उस पर किसका शासन होता है, गवर्नर का शासन होता है, गवर्नर का, राइट। गवर्नर का और सीएम का होता है। लेकिन क्या होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और लेकिन वही जो आपके सीएम होते हैं, सीएम वो उनका कैसे होते हैं, तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं, राइट। इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि डिस्प्यूट होते रहते हैं किसमें, आपके एलजी में और सीएम में, राइट। तो इसीलिए कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और एक आपका क्या होगा कि एक आपका कमेटी बनाया गया है। इसी की वजह से ये आपका क्या था, न्यूज़ में था। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या आपका। तो डिस्कस करते हैं। देखिए इसके पहले हमने जो है इसको पढ़ा दिया था। ये देख सकते हैं कि ये विजन आपका 365 का ये आपका पूरा बुक है और PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। ये हमने पढ़ा था और ये हाईलाइटेड PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था, ये सब हम लोग पढ़ लिया था, राइट। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 भी पढ़ लिया था। अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, क्यों यह न्यूज़ में था, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए एक क्या हुआ है यहाँ पर कि एक अथॉरिटी बनाई गई है, राइट। उसका नाम क्या है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, राइट। एक अथॉरिटी बनाई गई है, उसका नाम है आपका NCCSA, राइट। यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है, राइट। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये आपका है दिल्ली, यहाँ पर है आपका दिल्ली। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक अथॉरिटी बनाई है, उसका नाम क्या है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, राइट। इसका नाम है। यह बनाया क्यों गया है कि देखिए अब क्या हो रहा है कि पहले क्या था कि कोई भी डिसीजन लेना रहता था तो आपके कौन लेंगे, गवर्नर लेंगे, राइट। तो अब क्या हुआ है कि इस कमेटी से इनको परमिशन लेना होगा, कुछ मामलों में इनसे क्या होगा, परमिशन लेना होगा। तो इसीलिए इस कमेटी को फॉर्म किया गया है। और इसके मेंबर्स कौन से होंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया आपका कंपोजिशन ऑफ NCCSA कि मीन्स नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे। तो देखिए उसके मेंबर कौन कौन से होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एज चेयरपर्सन, राइट। यानी कि जो दिल्ली के चेयरपर्सन कौन होंगे, इसके इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन होंगे, सीएम यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो इस कमेटी के क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे, राइट। चेयरपर्सन होंगे। उसके बाद अदर मेंबर्स कौन से होंगे, देखिए प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज मेंबर सेक्रेटरी, राइट। और मेंबर सेक्रेटरी कौन होंगे आपके, कि जो होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के जो होंगे, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज ए मेंबर, और जो आपके चीफ सेक्रेटरी रहेंगे दिल्ली के वो इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे, राइट। तो देखिए अगर यहाँ पर क्या है कि एलजी जो है यानी कि जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको कोई डिसीजन, कुछ मामलों में अगर कोई डिसीजन लेना है तो उनको क्या होगा कि NCCA से क्या करना पड़ेगा,
NCCSA, राइट, यानी कि जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, इनसे इनको क्या होगा कि LG जो है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनको परमिशन लेना होगा, राइट। और किन किन मामलों में परमिशन लेना होगा, देखिए सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में, जैसे कि देखिए रिगार्डिंग ट्रांसफर पोस्टिंग, राइट, कि मीन्स किसी का ट्रांसफर करना है पोस्ट को, तो उसको भी परमिशन लेना होगा। विजिलेंस के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, राइट, इसमें भी आपको परमिशन लेना होगा। एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स, राइट, कि मीन्स अगर कोई इंस्टेंट कोई मैटर्स आता है, उसमें भी इनको क्या होगा कि NCCSA नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी से इनको क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा, राइट। तो वही आपका यहाँ पर यही आपके क्या हो गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखिए और कुछ पॉइंट्स जो हमको पता होना चाहिए। देखिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी शैल बी डिसाइडेड मैटर्स बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट। ये देखिए, और यह डिसीजन कैसे इसमें लिया जाएगा कि जैसे कि हमने बताया कि इसका चेयरपर्सन कौन होंगे, CM होंगे, राइट, और होम सेक्रेटरी भी इसका क्या होंगे, मेंबर होंगे, राइट, और चीफ सेक्रेटरी भी इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे, राइट। तो इसके जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें डिसीजंस कैसे लिया जाएगा, मेजोरिटी में, मेजोरिटी की मीन्स मेजोरिटी लोग जिस पर सहमत रहेंगे वही डिसीजन क्या होगा, आपका फाइनल होगा। हमको पता है कि सेम इसी प्रकार क्या होता है आपका, सेम इसी प्रकार आपका कहाँ पर होता है, हमको पता है कि पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में भी अपना क्या होता है कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि 543 लोग हैं आपके, तो जहाँ पर अधिक सीटें जाती हैं वहाँ पर क्या होता है कि उसको अप्रूव कर दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी होगा, जो कमेटी बनाई गई है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, उसमें जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा उसी को क्या होगा कि फाइनल माना जाएगा, राइट। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो ये सब चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं क्योंकि ये कलर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट बोथ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी। और देखिए जो चीफ सेक्रेटरी होंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मतलब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ये चीफ सेक्रेटरी, राइट। तो इन दोनों को अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट मान लीजिए बन गया कि आपका NCCSA नेशनल सिविल सर्विसेज जो अथॉरिटी बनाई गई है उसको जो है जो आपके होम सेक्रेटरी होंगे और जो चीफ सेक्रेटरी होंगे, इसका जो है अपॉइंटमेंट कौन करेगा, आपको तो याद होना चाहिए कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, राइट। उसके बाद पावर्स ऑफ LG, हमको पता है कि जो LG होते हैं उनके पास पावर होता है, तो उनकी क्या क्या पावर है उसके बारे में देखते हैं। देखिए मैटर्स वेयर द LG में एक्ट सोली ऑन हिज डिस्क्रेशंस आर, राइट, कि मीन्स उनकी कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, कि मीन्स वो खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि देखिए मैटर्स आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बट विच हैव बीन डेलीगेटेड टू द LG, और मैटर्स वेयर ही सी इज रिक्वायर्ड बाई लॉ टू एक्ट इन हिज डिस्क्रेशंस और एक्सरसाइज एनी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, राइट। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये तो सबको पता होगा कि मीन्स यहाँ पर क्या है आपके, ये कुछ पावर्स जो LG को मिला रहता है। जैसे कि देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका दिल्ली है, राइट। तो दिल्ली में हमको कहा, हमने बताया कौन शासन करते हैं, LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट। स्टेट में उन्हीं को गवर्नर बोला जाता है और जब यूटी पर यही शासन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, राइट। तो देखिए ये इनके कुछ विवेकाधीन यानी कि डिस्क्रेशनरी मतलब क्या होता है आपके कि मीन्स विवेकाधीन शक्तियाँ, कि मीन्स वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि जो आपके LG जो होंगे वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो शक्तियाँ तो उनकी रहेंगी, लेकिन कुछ मैटर्स जैसे कि हमने देखा ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, पोस्टिंग, विजिलेंस हो गया या फिर इंसिडेंशियल एनी मैटर्स आते हैं, तो उसमें इनको क्या होगा कि इनसे परमिशन लेना होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए प्राइमेसी टू LG, यानी कि LG जो है उनको प्राइमेसी दिया जाएगा। इट एक्सपेंड्स द डिस्क्रेशनरी रोल ऑफ द LG बाय गिविंग हिम पावर्स टू अप्रूव द रिकमेंडेशंस ऑफ द NCCSA और रिटर्न देम फॉर रिकंसिडरेशन, राइट। देखिए ये क्या कह रहा है कि मीन्स अभी भी जो पावर सुप्रीमेसी है वो किसके पास ही रहेगा, LG के ही पास रहेगा, कि मीन्स ये कमेटी के द्वारा तो भेजा जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी में भी अगर भेजा जाएगा तो डायरेक्ट किसके पास भेजा जाएगा, आपका LG के पास भेजा जाएगा। और वो क्या कर सकते हैं, इनके पास अभी भी शक्तियाँ हैं कि वो रिटर्न कर सकती हैं रिकंसिडरेशन के लिए, राइट। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट पूछ लेता है कि जो NCCSA कमेटी बनाई गई है उनके द्वारा जो डिसीजन भेजा जाता है LG के पास, वो आपका क्या होता है, डिस्क्रेशनरी होता है, या फिर इसको रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं या फिर नहीं,
ये स्टेटमेंट अक्सर पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एलजी डिसीजन विल बी फाइनल इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हिम एंड अथॉरिटी। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर डिफरेंस आता है ओपिनियन में, राइट, डिफरेंस आता है आपके ओपिनियन में, ओपिनियन इन द सेंस, देखिए इसको समझते हैं कि मीन्स अगर डिफरेंस आता है किसमें किसमें आपके, ये हैं एलजी हैं और ये आपका NCCSA, राइट, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, राइट। अब इनका डिसीजन और इनके डिसीजन में अगर क्या होता है आपका डिफरेंसेज आता है, डिफरेंसेज आता है, तो सुप्रीम किसको माना जाएगा, आपका एलजी के डिसीजन को फाइनल माना जाएगा, राइट, वही कह रहा है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राइट, यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उसके बाद डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर्स, राइट, यहाँ पर कुछ उनके भी आपके मैटर्स होते हैं, मीन्स इनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है उसके बारे में दिया गया। ये आपका काफ़ी जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, क्योंकि अभी जो मोटो है हमारा वो क्या है, पीटी है, राइट, और पीटी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पीटी 365 पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बने हुए हैं उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे कि देखिए द गवर्नेंस मॉडल ऑफ दिल्ली एनसीटी की, मीन्स जो दिल्ली आपका उसका गवर्नेंस मॉडल क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं, गवर्नेंस मॉडल इसका पढ़ते हैं, राइट। देखिए द क्लासिफिकेशन एज ए यूनियन टेरिटरी, राइट, ये जो दिल्ली है वो कब यूनियन टेरिटरी बना इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए कब आपका यूनियन टेरिटरी बना, देखिए 1951 में क्या हुआ था कि 1951 में जब दिल्ली बना था भारत का पार्ट, तो ये क्या था आपका स्टेट था, राइट, स्टेट था। उसके बाद 1952 में आपका दिया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली वाज क्रिएटेड विद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, राइट, कि मीन्स यहाँ पर 1952 में क्या होता है यहाँ पर कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है। हमको पता है कि अभी दिल्ली पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, राइट। एक क्वेश्चन ये भी आपका पूछ लेता है कि हाउ मेनी यूटी हैव बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। तो आपके तीन ऐसे यूटी हैं जहाँ पर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो चलिए बता ही देते हैं, हम सोचिए आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। लेकिन देखिए आपके जम्मू एंड कश्मीर है, राइट, यहाँ पर भी आपके क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। और तेलंगाना जो आपका अभी न्यूली फॉर्म आपके यूटी हैं, तेलंगाना कह रहे हैं, राइट। तो एक और है उसको आप लोग देख लीजिएगा, राइट। देखिए आपके लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ कहाँ पर है, एक तो आपका दिल्ली का हो गया और एक जम्मू कश्मीर का हो गया और एक आपका होमवर्क हो गया, तीसरा आप लोग देख लीजिएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए इसको पहले समझ लेते हैं, ये पूरा समझ लेते हैं। देखिए इसको समझते हैं। हमने बताया कि 1991 में जब दिल्ली बना था, राइट, 1991 में दिल्ली भारत में जब जुड़ा था तो वो क्या था, एक स्टेट था, राइट। और वही 1952 में इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाया जाता है, राइट, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया जाता है बाय इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। उसके बाद क्या होता है कि 1956 में, राइट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा इसको क्या बनाया जाता है, एक यूटी बना दिया जाता है। स्टेट, हमको पता है कि यह एक्ट कब आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, राइट, 1956 में। तो इसी के तहत इसको दिल्ली को क्या बना दिया गया था, यूटी बना दिया गया था। और आज भी ये क्या है आपका, दिल्ली क्या है आपका, एक यूटी है, आज भी दिल्ली क्या है, यूटी है। लेकिन अभी दिल्ली पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, राइट। तो ये चीज़ हमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, 1966 में क्या होता है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए, राइट, इसको देखते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, आप लोगों को भी दिखेगा। देखिए अब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखिए क्या कर रहा है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि 1991 में क्या होता है आपका, कुछ अमेंडमेंट होते हैं, जैसे कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड जीएनसीटी एक्ट 1999 पास्ड, राइट। ये जीएनसीटी क्या होता है अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसी आपका जो आर्टिकल है, इसी में जीएनसीटी का आपका जो है डिस्कस किया गया है। जीएनसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग। देखिए जीएनसीटी का फुल फॉर्म क्या है आपका, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली असेंबली एंड द दिल्ली गवर्नमेंट, राइट। ये क्या कह रहा है कि आपका जीएनसीटी
NCT दिल्ली, राइट, कि मीन्स गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट। तो ये क्या बता रहा है आपका कि ये बता रहा है आपका कि हमको पता है कि एलजी भी यहाँ पर शासन करते हैं और कौन करते हैं, सीएम भी शासन करते हैं, राइट। तो वही कह रहा कि इसी के बारे में बता रहा है कि इसके फंक्शनिंग के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया जाता है। और उसके बाद 2021 में क्या होता है कि इसको फर्दर जो है अमेंडमेंट किया जाता है। और जो आपका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हो जाता है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए, जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पहले देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका कि क्लासिफिकेशन एज ए यूनियन टेरिटरी अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राइट। ये जो हमने बताया कि ये यूटी कब बना हमको पता है, इसके पहले वो क्या था, स्टेट था, लेकिन यूटी बनता है, यूटी कब बनता है, 1956 में बनता है अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दिल्ली, राइट। उसके बाद देखिए, दिल्ली वाज क्लासिफाइड एज ए यूटी गवर्नड अंडर आर्टिकल 239। तो ये किस आर्टिकल के तहत यूटी बना है, देखिए 1956 में बना, किसके थ्रू बना कि अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि एक्ट कौन सा हो गया आपका, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया, लेकिन वो आर्टिकल कौन सा हो गया, 239 हो गया, राइट। आर्टिकल कौन सा हो गया, 239। तो ये दोनों चीजें हमको याद होना चाहिए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा बना और यह कौन से आर्टिकल में है, 239, और कब बना आपको, 1956 में बना, इसके पहले क्या था, स्टेट था। ये तीन चीजें तो याद ही होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इट स्टेट्स दैट यूटीज आर डायरेक्टली गवर्नड बाई द प्रेसिडेंट और एन एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कहने का क्या मतलब है, वही है कि मीन्स हमको पता है कि ये जो यूटी होते हैं, यूटी, इस पे किसका शासन होता है, डायरेक्ट किसका शासन होता है, वह प्रेसिडेंट का शासन होता है, या फिर प्रेसिडेंट जिसको इलेक्ट करते हैं उसको उनका उस पर शासन होता है। जैसे कि यूटी पर अभी क्या होता है, एलजी का शासन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन होता है, राइट। तो ये कह रहा है कि डायरेक्टली ये किससे होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। स्पेशल स्टेटस क्या है, कुछ केसेस दिया है स्पेशल स्टेटस में, उसको भी हम लोग देखते हैं, राइट। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि स्पेशल स्टेटस फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द एस बालकृष्णन कमेटी द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 कन्फर स्पेशल स्टेटस ऑन दिल्ली एंड डिजाइनेटेड इट एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट। ये क्या कह रहा है आपका कि मीन्स एक आपका यहाँ पर केस दिया गया है, तो देखिए केस में क्या डिसीजन आया ये तो नहीं पता हो सकता, लेकिन ये किससे रिलेटेड है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये किससे रिलेटेड है आपका कि मीन्स इसको जो है दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया अंडर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट। कब, 1991 में, वही कह रहा है। उसके बाद देखिए, इट एडेड आर्टिकल 239 AA, मीन्स हमने देखा कि 239 के तहत क्या हुआ कि दिल्ली को यूटी बना दिया गया, लेकिन उसके बाद फर्दर अमेंडमेंट किए गए 239 AA, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट 239 अमेंडमेंट एक्ट, ये है क्या, टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड दिल्ली ए यूटी विथ ए लेजिस्लेचर एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। ये क्या कह रहा है कि मीन्स यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा और क्या होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होगा। ये किसके तहत लाया गया आपका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किसके तहत लाया गया आपका, अमेंडमेंट एक्ट 239 AA, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर LG इज डिजाइनेटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली ऑपरेटिंग विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, राइट। समझते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि मीन्स जो एलजी होंगे, एलजी वर्क करेंगे, राइट, लेकिन ये किसके एडवाइस पर वर्क करेंगे, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर वर्क करेंगे, राइट। ये आपका क्या हुआ कि चेंजेज हुआ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पावर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेचर, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ओवर सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, राइट। देखिए क्या कह रहा है कि जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, राइट, उसके पास क्या होता है, पावर होता है। क्या पावर होता है कि वो क्या कर सकता है, अपने जो पावर है, राइट, उसको क्या कर सकता है, राइट। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है इसके पास क्या पावर है कि जो वो लेजिस्लेट कर सकता है, किसको लेजिस्लेट कर सकता है, आपका स्टेट लिस्ट में जो भी आते हैं और जो भी आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, राइट, इसको ये क्या कर सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है। यह किस शेड्यूल में है, यह एक क्वेश्चन बनता है आपका, किस में है आपका, 7th शेड्यूल में है, राइट। 7th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में आपका क्या बात किया गया है, ट्रांसफर सब्जेक्ट, राइट, स्टेट सब्जेक्ट एंड आपके क्या है,
कॉन्करेंट सब्जेक्ट, राइट। ये किस में आपका दिया गया है, ये 7th शेड्यूल में दिया गया है। तो देखिए जो भी स्टेट लिस्ट में आएगा और जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्शनल यहाँ पर दिया गया है। तो एक्सेप्शनल को आपको पता होना चाहिए किसको किसको छोड़ के, जैसे कि पुलिस हो गया, पब्लिक आर्डर हो गया और लैंड हो गया, राइट। इसको छोड़कर ये क्या कर सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है सभी को, राइट। ये जो भी आपके मेंशन है कि इसमें स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट। तो देखिए लगभग आपका 20 मिनट लग गया आपका एक आर्टिकल में, राइट। तो ये नहीं देखना है आपको कि कितना टाइम लग रहा है, राइट। ये देखना है आपका कितना कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है, कि मीन्स कितनी चीज़ें क्लैरिटी आ रही हैं आपकी, राइट। तो देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, सबसे पहले तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन को समझते हैं। जैसे कि देखिए एक होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन, राइट। दोनों को समझते हैं। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। देखिए ये कोई पर्सन है, राइट, ये कोई पर्सन है और इसको क्या करता है कि ये पुलिस है, राइट। इसको अरेस्ट कर देता है, कब अरेस्ट कर देता है कि इसको जुर्म करने से पहले ही क्या कर देता है, अरेस्ट कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलेंगे। कि मीन्स अभी इसने जो है जुर्म नहीं कर पाया है, राइट, लेकिन फिर भी पुलिस ने इसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। और एक होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन, राइट। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि मीन्स कोई भी जो है क्या है, ये आपका विक्टिम है, राइट, सॉरी विक्टिम कर रहे हैं आपका, राइट। कि कोई भी आपका क्या है कि ये आपका कोई भी जुर्म कर दिया, राइट, कोई भी आपका जुर्म कर दिया, राइट, कमिट कर दिया, कोई भी जुर्म जो है कमिट कर दिया। तो उसके बाद जब पुलिस क्या हुआ कि इसको अरेस्ट करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। कि मीन्स जुर्म करने से पहले इसको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलेंगे। और यह किस आर्टिकल के तहत इसको जो है अरेस्ट कर पाते हैं, वो आपका है 22 क्लास 3, राइट। 22 क्लास 3 इसके तहत जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन मेंशन है। और इसके तहत जो है पुलिस किसी भी को भी क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। और कुछ चीज़ें हमको पता होना चाहिए, जैसे कि देखिए हमको अधिकार कौन कौन से प्राप्त हैं इसको। देखिए इससे पहले हमको जो अपना जो एफआर है, यानी कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो आपका 22 है, राइट, 22 का फर्स्ट क्लॉज है, वो क्या कहता है कि मीन्स कोई भी पर्सन, राइट, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22, राइट। कि मीन्स क्या है कि मीन्स अगर कोई भी पर्सन को कोई क्या करता है कि अरेस्ट करता है, ये पुलिस है मान लीजिए, राइट, ये पुलिस है, ये इसी से हम लोग समझते हैं। देखिए ये पुलिस है और ये क्या है आपका क्रिमिनल है, राइट। तो क्रिमिनल को इसने जो है पहले ही अरेस्ट कर लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलेंगे। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीन्स इसको भी कोई अधिकार है कि नहीं, अगर पुलिस इसको अरेस्ट करती है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसके पहले अगर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं है, राइट, तो इसको बहुत से अधिकार मिले होते हैं। कि मीन्स अगर किसी भी पर्सन को कोई आता है गिरफ्तार करने, राइट, तो जो आर्टिकल 22 फर्स्ट है वो क्या कहता है कि मीन्स जो पर्सन है उसके पास यह अधिकार है कि ग्राउंड ऑफ डिटेंशन कि मीन्स किस आधार पर आप इसको जो अरेस्ट कर रहे हैं वो इसको पता होना चाहिए, राइट। ये है, राइट, कि मीन्स इनको किस आधार पर आप जो है अरेस्ट कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। ये कौन सा कहता है, आर्टिकल 22(1) कहता है, क्लास 1 कहता है। और आर्टिकल 22 क्लास 2 क्या कहता है कि मीन्स अगर आप इसको डिटेन करते हैं, राइट, डिटेन करते हैं यानी कि आप कस्टडी में लेते हैं, तो आपको अंडर 24 आवर कि मीन्स 24 घंटे के पहले आपको क्या करना होगा कि इस डिटेन्ड पर्सन को, राइट, आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने क्या और करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, राइट, अदरवाइज इसको छोड़ना पड़ेगा, राइट। ये किसके तहत आपको अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 22(1) एंड आर्टिकल 22(2), राइट। देखिए लेकिन क्या होता है कि ये आपका एक्सेप्शनल है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो आपका क्या है, एक्सेप्शनल है। कि मीन्स अगर किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत क्या कर किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसको ये दोनों आर्टिकल्स नहीं प्राप्त हैं, आर्टिकल 22(1) एंड आर्टिकल 22(2). देखिए यही कह रहा है आपका कि मीन्स आर्टिकल 22(1) एंड 22(2) इज नॉट अवेलेबल टू ए पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आर्टिकल 22 क्लास 3, राइट। यानी कि आर्टिकल 22 क्लास 3 जो है वो इन दोनों का वायलेशन करता है, फर्स्ट एंड सेकंड का, राइट, वही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक ए लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन्स कनेक्टेड विद द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया।
तो देखिए यह किस किस के लिए जो है इसको डिटेन कर लिया जाता है। तो देखिए इंटरनल सिक्योरिटी की मीन्स इनको लग रहा है इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको ये क्या कर सकता है, हानि कर सकता है, तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। या फिर जो है फॉरेन अफेयर्स की मीन्स किसी और, जैसे कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ ये क्या कर सकता है, खुफिया जासूसी करता है, राइट, तो इस केस में भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। यानी कि टोटल क्या है कि या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को ये भंग कर सकता है तो भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं, राइट। ये सब कुछ प्रोविजंस इसके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए उसके बाद आपका इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसको मैं बता दिया था लेकिन ये क्या हुआ कि आपका थोड़ा सा चला नहीं, तो इसको इसलिए थोड़ा सा फिर से रिपीट करना होगा। तो चलिए हम इसको रिपीट कर देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये पूरा हम पढ़ा दिए लेकिन ये ऑन नहीं था आपका, चलिए कोई नहीं, फिर से पढ़ाते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन की मीन्स प्रिवेंटिव डिटेंशन जो किया जाता है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है इसको समझते हैं। देखिए आर्टिकल 22 क्लास 1 क्या कहता है, हमने बताया कि मीन्स अगर कोई भी पर्सन को आप डिटेन करते हैं तो उसको ग्राउंड्स पता होना चाहिए कि हाँ इस आधार पर आपको डिटेन किया जा रहा है। 22 क्लास 2 क्या कहता है कि मीन्स अगर आप किसी भी पर्सन को डिटेन करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना होगा कि ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आपको ये बताना होगा कि हाँ इस आधार पर आपको जो है हम क्या कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। और 22 क्लास 3 क्या कहता है कि मीन्स अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी पर्सन को लाते हैं तो ये दोनों आपके जो आर्टिकल्स हैं वो मान्य नहीं होंगे, राइट। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट है कि आर्टिकल 22 क्लास 4 आता है, राइट। आर्टिकल 22 क्लास 4 को समझते हैं हम लोग। देखिए ये क्या कहता है आपका कि अगर किसी भी पर्सन को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लेते हैं तो उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं आप, अगर कोई एडवाइजरी बॉडी नहीं बताती है, राइट। और आर्टिकल 22 क्लास 7 क्या कहता है आपका कि आर्टिकल 22 क्लास 7 कहता है कि आप जो है 3 महीने से ज़्यादा भी किसी को रख सकते हैं, राइट। 3 महीने से ज़्यादा भी किसी को रख सकते हैं अगर पार्लियामेंट क्या करती है कि कुछ डिसीजन देती है कि मीन्स हाँ पीरियड डिसाइड कर दे कि हाँ इतने दिन के लिए इसको रखा जा सकता है, या फिर सर्कमस्टांसेस बता दे कि मीन्स हाँ ये क्या किया है, इसके पहले इसका ये बैकग्राउंड है कि ये काम किया है, इसके वजह से इसको जो है 3 महीने से ज़्यादा रखा जाए, राइट। तो इसी को मैं यहाँ पर रिवाइज कराया था, इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है आपका कि मीन्स आर्टिकल 22 क्लास 1 ये क्या कहता है कि मीन्स ये कोई पर्सन है, राइट, ये कोई पर्सन है, इसको आप डिटेन करते हैं तो इसको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन की मीन्स किस आधार पर इसको आप जो है अरेस्ट कर रहे हैं ये इसको पता होना चाहिए। आर्टिकल 22 क्लास 2 क्या कहता है आपका कि मीन्स 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, मजिस्ट्रेट के सामने इसको प्रोड्यूस करना होगा। लेकिन वही आर्टिकल 22 क्लास 3 क्या कहता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेते हैं तो फिर ये ऊपर के दोनों क्या होते हैं, नल एंड वाइड हो जाते हैं, कि मीन्स ये दोनों आर्टिकल्स जो है वो आपके इस पर लागू नहीं होते हैं। और 22 क्लास 4 क्या कहता है कि मीन्स अगर कोई भी पर्सन को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लेते हैं तो उसको 3 मंथ से ज़्यादा आप रख नहीं सकते हैं कस्टडी में, अनलेस एन एडवाइजरी बॉडी की मीन्स कोई एडवाइजरी बॉडी सजेस्ट कर दे कि मीन्स हाँ इसको 3 महीने से ज़्यादा रखना चाहिए। और 22(7) क्या कहता है आपका कि मीन्स अगर पार्लियामेंट यह डिसीजन दे देती है कि मीन्स हाँ इसको मैक्सिमम इतने पीरियड के लिए रखा जाना चाहिए, तो कोई एडवाइजरी बॉडी का जो है वो डिसीजन यहाँ पर मान्य नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है कि मीन्स सर्कमस्टांसेज या फिर पार्लियामेंट सर्कमस्टांसेज बता दे कि हाँ इस बेसिस पर इसको रखा जा सकता है, तो फिर भी एडवाइजरी बॉडी का कोई ज़रूरत नहीं है और 3 महीने से ज़्यादा इसको डिटेन किया जा सकता है, राइट। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है आपका कि कुछ यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, केस दिया गया है। तो केस तो किसी को याद नहीं रहेगा कि ये केस मतलब केस का डिसीजन क्या था, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए कि ये केस किस लिए जो है आया था। तो देखिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये तीनों केसेज आए हैं, जैसे कि AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, राइट, ये भी किस में आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। उसके बाद दूसरा आपका दिया गया सिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954, राइट, यानी कि 1950 में पहला। दूसरा आया आपका 1954 में सिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी 1954 का था, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और केस यहाँ पर दिया गया है, ये शंभूनाथ शंकर का केस दिया गया है, राइट, शंभूनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। तो ये 3 केसेस आपके किसके आधार पर दिए गए हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ से अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कौन सा, पर्सनालिटी राइट्स। पर्सनालिटी राइट्स, तो देखिए अब पर्सनालिटी राइट्स को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसको सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अभी हाल ही में हमने देखा था कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है कुछ अफवाहें, मतलब देखा गया, अफवाहें में कह सकते हैं ये कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा था, राइट। क्या किया जाता ना, दुरुपयोग किया जा रहा था। तो उसी के आधार पर ये आपका न्यूज में था कि मीन्स ये आप इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, किसी और का जो है पर्सनैलिटी की, किसी और पर्सन के जो राइट है, किसी और पर्सन का जो राइट है उसका आप वायलेशन नहीं कर सकते इसके तहत। इसीलिए ये क्या था, आपका न्यूज में था। तो उसी को आपको पढ़ना है कि मीन्स रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड प्रोटेक्शन टू फेमस बॉलीवुड एक्टर्स पर्सनालिटी राइट्स फ्रॉम मिसयूज बाय थर्ड पार्टी, कि मीन्स कोई और जो है इसका मिसयूज कर रहा है। तो इसके तहत क्या होता है कि किसी भी पर्सन को पर्सनैलिटी राइट प्राप्त होते हैं, राइट। पर्सनैलिटी राइट होता क्या है, देखिए तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये है आपका क्वेश्चन यही बन जाता है कि मीन्स क्या यह कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो साफ साफ ये आंसर होगा आपका नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं जिसके तहत क्या यह मतलब अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ये पर्सन के अधिकार होते हैं और इन के बेसिस पर जो है पर्सन को पर्सनैलिटी राइट्स अधिकार है, राइट। कि मीन्स आप किसी का जो है वॉइस स्कैम नहीं कर सकते हैं, सिग्नेचर स्कैम नहीं कर सकते हैं, या फिर इमेज को आप जो है दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, कि मीन्स उनके आइडेंटिटी को, कोई पर्सनालिटी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यह लोगों को अधिकार है, प्राप्त है अंडर किसके, पर्सनैलिटी राइट के तहत, राइट। तो उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए पर्सनैलिटी राइट रेफर टू द राइट ऑफ ए पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज अर पर्सनालिटी अंडर द राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी, राइट। कि मीन्स ये किसके अकॉर्डिंग इनको प्राप्त है, तो एक हमको पता है कि आर्टिकल 21 है। तो आर्टिकल 21 है क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट। तो इसके तहत भी है, और राइट टू प्राइवेसी वही हो गया आपका, और प्रॉपर्टी राइट के तहत भी जो है ये प्राप्त है, राइट। तो पहले तो पता है हमको कि आर्टिकल आपका कौन सा प्रॉपर्टी राइट था, राइट, वो फंडामेंटल राइट में आता था। लेकिन अभी इसको क्या किया गया है, आपका हटा दिया गया और 300A में कर दिया गया, राइट, जो कि आपका क्या हो गया, एक लीगल राइट हो गया। तो ये क्यों कर दिया गया था, ये तो सभी को पता होगा कि मीन्स जितने भी आपके डेवलपमेंटल वर्क हैं वो नहीं हो पा रहे थे, इसकी वजह से क्या कर दिया गया, इसको लीगल राइट में कर दिया गया। और कौन सा अमेंडमेंट था ये आपको पता होना चाहिए, 44th अमेंडमेंट था आपका 1978, राइट। इसके तहत इसको जो है, जो आपके प्रॉपर्टी राइट थे, इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर क्या कर दिया गया, लीगल राइट कर दिया गया, राइट। ये सबको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये बता ही दिया कि पर्सनैलिटी राइट में आपका क्या क्या अधिकार है, कि मीन्स आपका वॉइस, आपको कोई भी आपका वायलेशन नहीं कर सकता, सिग्नेचर का वायलेशन नहीं कर सकता, इमेज का दुरुपयोग नहीं कर सकता, राइट। ये सब चीज़ें आपको क्या है कि आपके पर्सनैलिटी राइट में आते हैं, राइट। देखिए पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडिया, इसका कुछ प्रोविजन है। देखिए पर्सनैलिटी राइट्स और देयर प्रोटेक्शन आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एनी स्टैट्यूट इन इंडिया बट आर ट्रेस्ड फॉल अंडर द राइट टू प्राइवेसी एंड द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट। कि मीन्स इसके लिए कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं मेंशन है भारत के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन यह किसके अंदर आता है, आपका राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है, राइट। देखिए 2 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स, 2 कंपोनेंट्स दिया गया है। पहला तो राइट टू पब्लिसिटी, कि मीन्स पब्लिसिटी की मीन्स आपको अधिकार है कि मीन्स आप किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, राइट, लेकिन लीगल तरीके से। वही कह रहा है राइट टू कीप वंस इमेज एंड लाइकनेस फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड विदाउट परमिशन, कि मीन्स आप बिना परमिशन के, ये पर्सन है, राइट, ये पर्सन है तो ये अपना लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, तो बिना आप इनके परमिशन के, इनके फोटो हो गया, वॉइस हो गया, या फिर आपका इनका इमेज हो गया, राइट। तो इन सब चीज़ों का आप जो है किसी भी चीज़ में उपयोग नहीं कर सकते हैं अनलेस इनका परमिशन मिल जाए, राइट। वही कर रहा है आपका। नेक्स्ट क्या है, इट गवर्न बाई स्टेट्यूट्स लाइक द ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 एंड द कॉपीराइट एक्ट 1957, राइट। तो इसके लिए कुछ एक्ट भी आए हैं, जैसे कि देखिए ट्रेडमार्क्स एक्ट, की मीन्स ट्रेडमार्क एक्ट होता क्या है आपका, की मीन्स देखिए जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तुलसी ग्लोबल एकेडमी, ये मेरा चैनल है, राइट, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए इसका अगर हमने ट्रेडमार्क कराया हुआ है, ट्रेडमार्क मीन्स क्या हो गया कि यह रजिस्टर्ड हो गया, राइट। तो यह हमारे नाम से यह क्या हो गया, ये मेरा चैनल हो गया। और कोई और अगर इस पर करता है, राइट, कोई और यही इसी नाम का चैनल बना ले, तुलसी ग्लोबल एकेडमी, राइट, तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, राइट, FIR कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका ट्रेडमार्क एक्ट हो गया। और दूसरा आपका क्या है, कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट में क्या आएगा,
कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इसको समझते हैं कॉपीराइट एक्ट क्या होता है आपका, कि मीन्स ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और इस पर चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, राइट। तो सेम वीडियो मेरा कोई और जाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे, राइट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट दे सकते हैं, राइट। तो यह क्या हो गया, कॉपीराइट एक्ट के तहत आता है 1957 के। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कर रहा है, राइट टू प्राइवेसी, कि मीन्स हमारा क्या है, राइट टू प्राइवेसी, कि मीन्स हमारा जो है क्या है कि अधिकार है हमको, कि मीन्स अपने प्राइवेसी को हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनैलिटी प्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन, कि मीन्स आप हमारे प्राइवेसी को जो है क्या कर सकते हैं, पब्लिक नहीं कर सकते हैं अनलेस मेरे परमिशन को, चाहे वो मेरा फोटो हो गया, इमेज हो गया, वॉइस हो गया, या फिर कॉल हो गया, कोई भी चीज़ हो सकता है, राइट। इट इज़ ब्रॉडली governed under Article 22 of the Constitution and the Supreme Court judgment in Justice case Puttaswamy retired case 28, राइट। और ये किस में आता है, एक डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इन्होंने मेंशन किया कि ये राइट टू प्राइवेसी आपका जो है वो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, राइट। और इसके लिए अभी 2022 में आपका क्वेश्चन भी देखने को मिला था कि ये आपका मैरिज एक्ट किस में आता है, तो आर्टिकल 22 उसका 21 सॉरी आर्टिकल 21 उसका राइट आंसर था, राइट। तो वही कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी एंड लाइफ एंड लिबर्टी भी इसी में आता है आपका, मैरिज एक्ट भी इसी में आता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोस्ट ह्यूमस पर्सनैलिटी राइट्स, पोस्ट ह्यूमस पर्सनैलिटी राइट, इसको हम लोग देखते हैं, राइट। तो देखिए ये पोस्ट ह्यूमस पर्सनैलिटी राइट, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज 1950 protects unauthorized use of few dignitaries name and symbols listed in its schedule, right। कि मीन्स जैसे कि आपके एम्बलम्स हो गए, एम्बलम मतलब जैसे कि आपका अशोक चक्र वगैरह हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आईपीसी, इफ नेगेटिव रेफरेंस और डेरोगेटरी रिप्रेजेंटेशन इज मेड टू एनी डिसीज्ड पर्सन्स reputations or their family, a defamation suit can be filed under the Indian Penal Code, right। कि मीन्स आईपीसी के तहत अगर आपका क्या करता है कि कोई भी इन सभी चीज़ों का राइट यानी कि पर्सनैलिटी राइट का आपके वायलेशन करता है, पर्सनैलिटी राइट का, तो आप इसके उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस भी लगा सकते हैं, राइट। यानी कि आप जो है इसमें कोर्ट में वो जो है अपना वर्डिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पर्सनैलिटी राइट्स अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन, राइट। अब ये पर्सनैलिटी राइट जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी मेंशन है, जैसे कि रोप कन्वेंशन 1961 है, उसके बाद ट्रिप्स एग्रीमेंट 1964 है, वीपो परफॉर्मेंस ऑफ फोनोग्राम्स ट्रीटी है, राइट। तो ये आपके इंटरनेशनल लेवल पर भी पर्सनैलिटी राइट को देखने को मिलता है, यानी कि जो लोगों का अधिकार है उसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राइट। पर्सनैलिटी राइट से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, इसको अभी हमने समझाया, वही दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल 21 हमने बताया कि क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ए प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, राइट। कि आप क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 आपको अधिकार देता है कि मीन्स आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को, लिबर्टी को मेंटेन कर सकते हैं, एक्सेप्ट क्या हो रहा है कि स्टेब्लिश्ड बाय लॉ स्टेब्लिश्ड बाय, राइट। ये क्या कह रहा है आपको कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मीन्स ये क्या कहना चाहता है। जैसे कि देखिए अगर आपका फ़ोन है, राइट, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं टेलीफोन का, क्योंकि फ़ोन सभी लोग यूज कर सकते हैं और ये वीडियो आप फ़ोन में ही देख रहे होंगे। तो देखिए ये आपके पास फ़ोन है, राइट, तो फ़ोन पे आप क्या कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, राइट, किसी से भी बात कर सकते हैं और वो आपका फ़ोन ट्रेस नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए वही आप इससे इलीगल वर्क कर रहे हैं, राइट, फ़ोन ही कर रहे हैं लेकिन इलीगल वर्क, किसी को आप धमकी दे रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी पर्सन मारा जाता है, राइट, तो फिर उसका चेक किया जाएगा कि लास्ट टाइम वो किससे बात किया गया था, राइट। उसके बाद मान लीजिए आपका मैच कर गया कि हाँ इनसे बात किया गया था, तो अब यहाँ पर जो आपका कॉल है, राइट, इसको ट्रेस किया जा सकता है, राइट। तो ही कह रहा है कि अनलेस प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि मीन्स आपकी लिबर्टी वहीं तक मेंटेन है जब तक आप किसी और की लिबर्टी को वायलेशन नहीं करते हैं, राइट। कि किसी और की लिबर्टी का वायलेशन नहीं करते हैं तब तक आपका लिबर्टी मेंटेन है, राइट। वही कह रहा है आपका आर्टिकल 21 कहता है। उसके बाद हमने बताया वही कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो इंट्रोड्यूस्ड बाय द 44th अमेंडमेंट 1978। हमने बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले आपका क्या था कि फंडामेंटल राइट में था, लेकिन अभी इसको हटा के क्या कर दिया गया, लीगल राइट में कर दिया गया। और यह किसके तहत कर दिया गया, 44th अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत कर दिया गया, राइट।
तो ये आपका दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर दिया गया आपका, ये लीगल राइट में कर दिया। और आर्टिकल कौन सा है, 300A, राइट। इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट, कि मीन्स वो अपने जो है प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकता है। वही है। नेक्स्ट इसमें कुछ केसेज हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं, पर्सनैलिटी राइट के केसेज। जैसे कि देखिए दीपा जयकुमार वर्सेज अलविजय केस 2019 में, राइट, मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था इसमें। पर्सनैलिटी राइट्स सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर द डेथ टू ए पर्सनैलिटी एंड कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय लीगल हेयर्स, राइट। ये क्या कह रहा है कि मीन्स सबके पर्सन के अधिकार होता है कि जब तक वह जीवित है उसको अपना पर्सनैलिटी राइट अधिकार है, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका कि साक्षी मलिक वर्सेज वेंकटेश्वर क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड ORS केस 2021, राइट। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। यूजिंग एन अदर्स इमेज एंड मोस्ट स्पेशली ए प्राइवेट इमेज विदाउट कंसेंट इज इलीगल, राइट, कि मीन्स आप किसी का इमेज यूज करते हैं, राइट, स्पेशली पर्सनल इमेज का यूज करते हैं, राइट, तो ये भी किसमें आ जाएगा, पर्सनल राइट का वायलेशन में आ जाएगा, राइट। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हेट स्पीच, राइट। तो 40 मिनट का वीडियो हो गया आपका, लेकिन हेट स्पीच बचा हुआ है आपका। तो हेट स्पीच को देखिए, अभी हेट स्पीच आपका बचा हुआ है, राइट। हेट स्पीच बचा हुआ है और एक और पार्ट इसका बचा हुआ है, मीन्स जो फर्स्ट चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक और लास्ट चैप्टर आएगा आपका प्लेसेज ऑफ वर्शिप, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, तो लेकिन इन दोनों को हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये दोनों न्यूज में क्यों है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1931, तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि क्या हुआ है, अभी राम मंदिर बना है, राइट, राम भगवान आए हैं, तो राम मंदिर बना है, तो उसलिए जो है ये आपका एक्ट जो है ये क्या है कि आपका अभी रिसेंट न्यूज में था, तो इसलिए इसको भी पढ़ना हमको। और हेट स्पीच क्या होता है उसको भी हमको पढ़ना है, राइट। हेट स्पीच मीन्स क्या करता है कि मीन्स अगर हम किसी पर्सन का लिबर्टी का वायलेशन करते हैं तो वो हेट स्पीच हो जाता है। तो दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, राइट। माई मोटो इज टू स्प्रेड द नॉलेज across the world, means how many of you preparing for UPSC 2024-25, राइट। तो इसको क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपका ये सेम ही है, तुलसी ग्लोबल एकेडमी, जो चैनल पे हम पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद।